प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मनोविज्ञान के साथ। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के उपागम की चर्चा की और मनोविज्ञान के सिद्धांतों या उपागमों में तीन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की हमने चर्चा की। पहला सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक उपागम, सिगमंड फ्रॉयड। दूसरा सिद्धांत व्यवहारवादी उपागम, जिसमें हमने वॉटसन, स्किनर और अन्य विचारकों को पढ़ा। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत या संप्रदाय हमने पढ़ा मानवतावादी उपागम। उसमें हमने कार्ल रॉजर्स, मास्लो और दूसरे अन्य मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा। आइए आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं और महत्वपूर्ण संप्रदायों को पढ़ें। आज नंबर 4 चौथे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण संप्रदाय के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करें मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय। उसे आप कहेंगे गेस्टॉल्ट उपागम। गेस्टॉल्ट उपागम। गेस्टॉल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। ध्यान रखें, गेस्टॉल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण। गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है समग्र। गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है पूर्ण। इसलिए इस सिद्धांत को हिंदी में आप कहेंगे संरूपाकार का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को आप कहेंगे पूर्णाकार का सिद्धांत। ये सारे हिंदी में समानार्थक नाम है। इसी सिद्धांत को आप यूं भी कह सकते हैं सावयव सिद्धांत। इसी सिद्धांत को अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। इसी सिद्धांत को खोज का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या अहम अनुभव का सिद्धांत, अहम अनुभव का सिद्धांत, ऐसा कोई भी नाम आ जाए तो ये नाम है गेस्टॉल्ट। तो वापस से सुने, गेस्टॉल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र या पूर्ण। हिंदी में जो इसके समानार्थक शब्द है सिद्धांत के, संरूपाकार का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत, खोज का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अहम अनुभव का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को समग्रवादी सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रतावादी या समग्रवादी सिद्धांत। और जैसे ही नाम आता है गेस्टॉल्ट सिद्धांत का, तो ध्यान रखें इस सिद्धांत के जो जनक है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, वो है मैक्स वर्दीमर या मैक्स वर्दाइमर, जो एक जर्मन मनोविज्ञानी है। और मैक्स वर्दाइमर के साथ जो इनके अन्य सहयोगी है, उसमें आप कहेंगे कोहलर और कॉफा। कोहलर और कॉफा, वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कॉफा और मैक्स वर्दीमर गेस्टॉल्ट सिद्धांत को प्रचलित करने वाले मनोविज्ञानी। मैक्स वर्दाइमर के द्वारा प्रारंभ में 1912 में यह सिद्धांत दिया गया और कालांतर में कोहलर ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आप अधिगम में पढ़ेंगे सुल्तान नामक चिंपैंजी पर विभिन्न प्रयोग किए गए। ये प्रयोग किए गए जर्मनी के कैनारी द्वीप में 1913 से 1917 तक। और इस प्रकार आप कहेंगे कि इस सिद्धांत को अधिगम के क्षेत्र में प्रयुक्त करने का काम कोहलर और कॉफा के द्वारा किया गया। तो कोहलर ने जर्मनी के कैनारी आइलैंड में 1913 से 1917 तक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर विभिन्न प्रयोग किए और गेस्टॉल्ट सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का काम किया। एक बार वापस से दोहरा लें, सिद्धांत का नाम है गेस्टॉल्ट सिद्धांत और हिंदी में नाम हो गए संरूपाकार, समग्रवादी, सावयव या अंतर्दृष्टिवादी। ये काफी लोकप्रिय और प्रचलित शब्द है और पिछली रीट भर्ती परीक्षा में ये सवाल आ चुका है। अंतर्दृष्टिवादी, इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, अहम अनुभव का सिद्धांत। सिद्धांत के जनक मैक्स वर्दाइमर। सिद्धांत सर्वप्रथम 1912 में आया और वर्दाइमर के अन्य सहयोगी कोहलर और कॉफा, और विशेष करके कोहलर जिसने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए और सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। क्या कहता है गेस्टॉल्ट उपागम? गेस्टॉल्ट उपागम यह कहता है कि जब भी किसी मनुष्य के समक्ष कोई नवीन परिस्थिति, कोई नवीन वातावरण प्रस्तुत किया जाता है, तो मनुष्य उस समस्या को, उस अधिगम को
छोटे छोटे खंडों में विभक्त नहीं करता है। याद रखना है, मनुष्य उस समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त नहीं करता है, अपितु मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उस समस्या को संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से ग्रहण करता है। तत्पश्चात मस्तिष्क में चेतन और अचेतन क्रियाएं होती है, चिंतन, तर्क और विचार प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। ध्यान रखें मित्रों, गेस्टोल्ट का संबंध है तर्क से, चिंतन प्रक्रिया से, और विशेष करके अचेतन मस्तिष्क की चिंतन प्रक्रिया से। गेस्टोल्ट सिद्धांत यह कहता है कि जैसे ही मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां समस्या को मस्तिष्क में भेजती है, उस समस्या के समाधान के लिए हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, चेतन और अचेतन चिंतन उत्पन्न होते हैं, और कालांतर में इसी चिंतन से अंतर्दृष्टि, सूझ या इंसाइट उत्पन्न होती है, और इस अंतर्दृष्टि से मनुष्य समस्या का समाधान खोजता है, अधिगम करता है। इस प्रकार हर मनुष्य का व्यवहार, हर मनुष्य का अधिगम उस अचेतन मस्तिष्क से निकलने वाली अंतर्दृष्टि से निर्मित होता है, ऐसा मानना है इस गेस्टोल्ट सिद्धांत का। तो गेस्टोल्ट सिद्धांत चेतन और अचेतन चिंतन को, चेतन और अचेतन व्यवहार को महत्व देता है, अंतर्दृष्टि को मनुष्य के व्यवहार, व्यक्तित्व और अधिगम के निर्माण में सहायक मानता है, और सिद्धांत के जनक वर्दीमर, सहयोगी है कॉहलर और कॉपर। तो ये था मनोविज्ञान का अगला सिद्धांत। परीक्षा में कई बार गेस्टोल्ट सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत भिन्न भिन्न तरीकों से पूछा जा चुका है, और अधिगम में इसी सिद्धांत को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहां हम कॉहलर और कॉहलर द्वारा किए गए भिन्न भिन्न प्रयोगों को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़े और अगला सिद्धांत जाने। गेस्टोल्ट सिद्धांत के पश्चात अगला जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है निर्मितवादी उपागम, निर्मितवादी या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये हम पांचवा उपागम पढ़ रहे हैं, और उपागम का नाम है निर्मितवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, निर्मितवादी उपागम। जब भी मनोविज्ञान में शब्द आ जाए निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिव, तो आप कहेंगे कि इस सिद्धांत के जो जनक है वो है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने इस सिद्धांत को दर्शन शास्त्र से निकाला है, और इस सिद्धांत के जो समर्थक है उसमें नाम आता है जीन पियाजे। इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों में नाम आता है जॉन ड्यूवी, और इसी सिद्धांत के अन्य समर्थकों में नाम आता है वाइगोट्स्की। इसी सिद्धांतकारों में नाम आता है बांडुरा। एक बार वापस से समझें, ये सिद्धांत कहता है निर्मितवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, और इस सिद्धांत को दिया है जेरोम ब्रूनर ने। सिद्धांत के समर्थक है जीन पियाजे, जॉन ड्यूवी, वाइगोट्स्की और बांडुरा। ये सिद्धांत ये कहता है कि हर मनुष्य में व्यवहार, ज्ञान, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, और हर मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों से, वातावरण से किसी भी समस्या को या अधिगम को संरचनात्मक मूल के रूप में ग्रहण करता है, उसकी उपयोगिता के आधार पर ग्रहण करता है। तत्पश्चात मस्तिष्क में विश्लेषण और विस्तार की क्रिया होती है, और उसी विश्लेषण और विस्तार से मनुष्य में अधिगम और व्यवहार का निर्माण होता है। यह सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य में वातावरण की उपस्थिति में दो चीजों में परस्पर, आप कहेंगे, संक्रिया होती है, और वो दो तत्व है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान, इसका अर्थ है कि वातावरण की उपस्थिति में पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मिलने से मनुष्य में व्यवहार का, मनुष्य में अधिगम का निर्माण होता है, और इसी सिद्धांत को मनोविज्ञान में निर्मितवादी अधिगम कहते हैं, जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। कालांतर में निर्मितवाद का सिद्धांत दो भागों में विभक्त हो गया। एक सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक निर्मितवाद, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, और दूसरा सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद,
सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। एक बार वापस से दोहराएं, निर्मितवाद की दो शाखाएं, एक शाखा का नाम है संज्ञानात्मक निर्मितवाद और एक शाखा का नाम है सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद के समर्थक है जीन पियाजे, जॉन ड्यूवी और यहां पर नाम आता है आसुबेल। यह सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य में जो व्यवहार और अधिगम होता है वो उसकी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होता है। ज्ञानेंद्रिया वातावरण से सूचना इकट्ठी करती है, तर्क, चिंतन, विचार प्रक्रिया, सूचना प्रत्याशाएं उत्पन्न होती है और इसी विचार प्रत्याशा के कारण व्यवहार का निर्माण होता है। तो मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के निर्मितवाद में उसकी ज्ञानेंद्रियों का योगदान है। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहते हैं। तो ध्यान रखें, निर्मितवाद की दो शाखाएं, पहली शाखा संज्ञानात्मक निर्मितवाद और इसके समर्थक है जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, जॉन ड्यूवी, आसुबेल। दूसरा जो सिद्धांत है निर्मितवाद का वो है सामाजिक निर्मितवाद और यह सिद्धांत है वाइगोट्स्की, बांडूरा और मोरेनो से संबंधित जे.एल. मोरेनो। यह सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य का व्यवहार निर्मित होता है बाह्य वातावरण और समाज की सहायता से। हर मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बाह्य सामाजिक प्रतिरूपों या बाह्य सामाजिक घटनाओं को अपने मस्तिष्क में धारण करता है और तत्पश्चात उसके संबंध में तर्क, चिंतन और विचार करता है। इस प्रकार मनुष्य का व्यवहार निर्मित होता है बाह्य सामाजिक प्रतिरूपों की सहायता से और इसी सामाजिक प्रतिरूपों के कारण मनुष्य में निर्मितवादी अवधारणा उत्पन्न होती है। और निर्मितवाद के तहत सामाजिक निर्मितवाद के जो समर्थक है वह है वाइगोट्स्की, बांडूरा, मोरेनो। कालांतर में अधिगम में हम वाइगोट्स्की का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसी क्रम में बांडूरा के द्वारा भी सामाजिक प्रतिरूपों का सिद्धांत दिया गया जिसे मनोविज्ञान में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है और इसी तरह से जे.एल. मोरेनो के द्वारा भी समाज मिति सिद्धांत, सोशियोग्राम थ्योरी दी गई। तो हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान में निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और निर्मितवाद का जनक जेरोम ब्रूनर। और निर्मितवाद दो खंडों में विभक्त है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद के समर्थक है ब्रूनर, पियाजे, ड्यूवी, आसुबेल। ध्यान रखें, आसुबेल आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक है और सामाजिक निर्मितवाद के समर्थक है वाइगोट्स्की, बांडूरा और मोरेनो। सिद्धांत का नाम निर्मितवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। आइए अगले सिद्धांत को जानें। मनोविज्ञान का अगला सिद्धांत, अगला जो उपागम है उसका नाम है मूल प्रवृत्ति उपागम। मूल प्रवृत्ति उपागम या प्रयोजनवादी उपागम। आइए अगला सिद्धांत, अगले सिद्धांत का नाम है मूल प्रवृत्ति उपागम या प्रेरक उपागम या प्रयोजनवादी उपागम। प्रयोजनवादी उपागम, हॉर्मिक अप्रोच। हॉर्मिक अप्रोच या आप इसे प्रैग्मेटिज्म अप्रोच भी कह सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म थ्योरी या प्रैग्मेटिज्म अप्रोच। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि मूल प्रवृत्ति उपागम या मूल प्रवृत्ति या प्रेरक संप्रदाय को देने का जो काम किया, इसके प्रतिपादक है मैकडूगल। तो सिद्धांत के जनक और प्रतिपादक मैकडूगल। इस सिद्धांत के जो अन्य समर्थक है, अन्य समर्थकों में नाम आता है गिलफोर्ड का। इसी सिद्धांत के जो अन्य समर्थक है उसमें नाम आता है ब्रिक्स का। मूल प्रवृत्ति या प्रयोजनवाद का सिद्धांत, हॉर्मिक अप्रोच, प्रैग्मेटिज्म थ्योरी। सिद्धांत के जनक है मैकडूगल। हम मैकडूगल के बारे में पिछली कक्षा में काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं। मैकडूगल की अवधारणा, मैकडूगल के विचार, मैकडूगल की पुस्तकें, हमने उन सब के बारे में बात की थी। यहाँ इतना जान लें कि मैकडूगल ये कहता है कि हर मनुष्य का व्यवहार उसकी आंतरिक और जन्मजात 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से निर्मित होता है। यह मूल प्रवृत्तियां आंतरिक होती है जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण करती है।
इन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से 14 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य में आदतें, आवश्यकताएं और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग मनुष्य के व्यवहार का, व्यक्तित्व का, आवश्यकता का निर्माण करते हैं और इस सिद्धांत को नाम दिया है प्रयोजनवाद, मूल प्रवृत्ति उपागम या प्रेरक संप्रदाय। सिद्धांत के समर्थक है गिलफोर्ड, अन्य सिद्धांत के समर्थक है ब्रिग्स, परंतु ध्यान रखें ब्रिग्स के अनुसार मनुष्य में केवल 10 प्रकार के संवेग होते हैं। कौन से हैं ये संवेग? आगामी कक्षाओं में काफी विशद रूप से हम इन संवेगों को और इन मूल प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। तो सिद्धांत एक बार वापस से दोहराऊं, मूल प्रवृत्ति, प्रयोजनवाद, प्रेरक उपागम। जनक है मैकडूगल, समर्थक है गिलफोर्ड और ब्रिग्स। और सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों और उसके संवेगों से निर्मित और निर्धारित होता है। इसी क्रम में जो अगला सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है अंतः सांस्कृतिक उपागम या सामाजिक ऐतिहासिक उपागम। तो आइए जाने अगला सिद्धांत। अगले सिद्धांत को आप कहेंगे अंतः सांस्कृतिक उपागम। अंतः सांस्कृतिक उपागम या आप इसे यूं भी कह सकते हैं सामाजिक ऐतिहासिक उपागम। सामाजिक ऐतिहासिक, सोशल हिस्टोरिकल अप्रोच या इंट्राकल्चरल अप्रोच। जब भी नाम आ जाए मित्रों अंतर सांस्कृतिक, जब भी नाम आ जाए सामाजिक ऐतिहासिक, तो तुरंत से हम कहेंगे कि सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की जो सोवियत संघ के मनोविज्ञानी थे। और इस सिद्धांत के जो अन्य समर्थक है, अन्य समर्थकों में नाम आता है बांडुराव, अल्बर्ट बांडुराव। इसी सिद्धांत के अन्य समर्थक है मोरेनो, जेएल मोरेनो। इस सिद्धांत को वापस से समझ लें। जैसा कि अभी मैंने आपको निर्मितवाद का सिद्धांत बताया था और निर्मितवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि निर्मितवाद 2 शाखाओं में विभक्त है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। उसी सामाजिक निर्मितवाद को अंतः सांस्कृतिक उपागम या सामाजिक ऐतिहासिक उपागम भी कह सकते हैं। सिद्धांत के जनक है वाइगोट्स्की, समर्थक है बांडुराव मोरेनो। ये सिद्धांत ये कहता है कि हर मनुष्य में जो व्यवहार, अधिगम और आदतों का, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो बाह्य सामाजिक परिवेश की सहायता से होता है। अर्थात मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और बाह्य सामाजिक क्रियाएं दोनों के मध्य की पारस्परिक अंतःक्रिया से व्यवहार का निर्माण होता है। और अधिगम में इसी आधार पर वाइगोट्स्की ने सामाजिक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। अधिगम में इसी आधार पर बांडुराव ने सामाजिक प्रतिरूपों का सिद्धांत दिया, जिसे हम अन्वेषण का सिद्धांत या निरीक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी आधार पर मोरेनो ने समाज नीति सिद्धांत, सोशियोग्राम थ्योरी दी। तो एक बार वापस से दोहरा दें, सिद्धांत का नाम अंतर सांस्कृतिक उपागम, इंट्राकल्चरल अप्रोच। सिद्धांत का नाम सामाजिक ऐतिहासिक उपागम, जनक है वाइगोट्स्की, समर्थक बांडुराव और मोरेनो। और यह सिद्धांत ये कहता है मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की आदतें, मनुष्य का व्यक्तित्व और मनुष्य का अधिगम उसके समाज, उसके ऐतिहासिक वातावरण और उसके बाह्य सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। सिद्धांत अंतर सांस्कृतिक उपागम। अगले सिद्धांत की बात करें मनोविज्ञान के संप्रदायों में, अगला संप्रदाय जो बेहद लोकप्रिय है परीक्षा की दृष्टि से भी और मनोवैज्ञानिक व्यवहार की दृष्टि से भी, और उस उपागम का नाम है संज्ञानात्मक उपागम या ज्ञानात्मक उपागम, कॉग्निटिव अप्रोच या विकासवादी उपागम। संज्ञानात्मक उपागम, ज्ञानात्मक उपागम या विकासवादी उपागम, कॉग्निटिव अप्रोच। और इस सिद्धांत के जनक है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी। और इस सिद्धांत के समर्थक है
जेरोम ब्रूनर, जो एक अमेरिकी मनोविज्ञानी है, और आसुबेल। ध्यान रखें, यहां से दो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अगर आपसे पूछे जनक, तो आप कहेंगे सिद्धांत का जनक है जीन पियाजे, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आधुनिक जनक है डेविड आसुबेल, जो अमेरिकी मनोविज्ञानी है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक उपागम का जनक जीन पियाजे, समर्थक जेरोम ब्रूनर, और संज्ञानात्मक सिद्धांत का आधुनिक जनक डेविड आसुबेल। ये सिद्धांत ये कहता है, जब जब ये शब्द आता है संज्ञा, कॉग्निशन, ज्ञान, इसका मतलब है ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। ये सिद्धांत ये कहता है कि हर मनुष्य, या यूं कह लें हर बालक जन्म से ही क्रियाशील होता है। हर बालक जन्म से ही सूचना संग्राहक होता है, या हर बालक जन्म से ही सूचना प्रक्रमणित बालक होता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वातावरण से निरंतर 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 सूचनाएं और तथ्य इकट्ठा करता है। तत्पश्चात मस्तिष्क में इन सूचनाओं का संग्रहण होता है, और इस प्रकार मस्तिष्क और अंगों के मध्य तंत्रिका तंतुओं की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इससे मनुष्य में विचार प्रत्याशाएं निर्मित होती है, और ये विचार प्रत्याशाएं मनुष्य में ज्ञान, अधिगम और व्यवहार का निर्माण करती है। इसका मतलब मनुष्य जो कुछ भी है, मनुष्य में जो अधिगम और व्यवहार है, वो उसकी ज्ञानेंद्रियों से निर्मित होता है, उसकी संज्ञाओं से निर्मित होता है। अर्थात ज्ञानेंद्रियों के कारण मनुष्य में तर्क, चिंतन, विचार और सूचना प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है, और उससे मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, और इसीलिए जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और सिद्धांत को आधुनिक बनाने का काम किया डेविड आसुबेल ने। 1975 में डेविड आसुबेल का सिद्धांत आया, और इसलिए डेविड आसुबेल को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं। तो ये हुई बात संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या विकासात्मक उपागम की। आइए इसी क्रम में अगले सिद्धांत या अगले उपागम को जानने। अगले सिद्धांत का नाम है साहचर्यवादी उपागम या अनुबंधनवादी उपागम। साहचर्यवादी उपागम या अनुबंधनवादी उपागम, आप इसे उद्दीपन अनुक्रिया उपागम भी कह सकते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया उपागम। उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स, SR थ्योरी। तो साहचर्यवादी उपागम, एसोसिएशनलिज्म अप्रोच, या अनुबंधनवादी उपागम, या उद्दीपन अनुक्रिया उपागम। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है अमेरिकी मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और इसी सिद्धांत के जो अन्य समर्थक है, अन्य समर्थकों में नाम आता है सोवियत संघ के पावलोव। इसी सिद्धांत के अन्य समर्थक है स्किनर। इसी सिद्धांत के अन्य समर्थक है हल, CL हल। और इसी सिद्धांत के अन्य समर्थक है गुथरी, एडविन गुथरी। अब जाने साहचर्यवादी अनुबंधनवाद क्या है। साहचर्यवादी अनुबंधनवाद का सिद्धांत यह कहता है कि हर मनुष्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करता है, और इन उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप मनुष्य में प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का निर्माण होता है। इसका अर्थ है कि S और R दोनों में संयोजन स्थापित होता है। इसलिए इस सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो S और R के मध्य बॉन्डिंग होती है, S और R के मध्य संयोजी बंध उत्पन्न होता है, क्योंकि मनुष्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करता है और इससे उसमें अनुक्रियाएं करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के मिलने से मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संयोजन से मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है, और इसलिए सिद्धांत का नाम है साहचर्यवाद,
अनुबंधनवाद, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और इसी सिद्धांत के जनक है थार्नडाइक। आगामी अधिगम की जब भी हमारी कालांश आएगा तो हम थार्नडाइक और थार्नडाइक के सिद्धांतों को, इसी क्रम में पावलोव और स्किनर के सिद्धांतों को भी पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सिद्धांत अनुबंधनवाद, और ध्यान रखें अनुबंधनवाद में दो तरह के मत प्रचलित है। एक मत है शास्त्रीय अनुबंधनवाद, या आप यूं भी कह सकते हैं परंपरागत अनुबंधनवाद। और शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधनवाद जब भी नाम आएगा तो आप कहेंगे इसका संबंध है थार्नडाइक से, इसका संबंध है पावलोव से। लेकिन जब भी नाम आ जाए आधुनिक अनुबंधनवाद या आधुनिक साहचर्यवाद, तब आप कहेंगे इस सिद्धांत का संबंध है स्किनर से। एक बार वापस से समझ लें, अनुबंधनवाद ये कहता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया में बॉन्डिंग होती है। थार्नडाइक और पावलोव का ऐसा कहना है कि अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन एस अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्दीपन जितना ज्यादा होगा अनुक्रिया उतनी ही अधिक होगी। और इसलिए थार्नडाइक और पावलोव को एस टाइप विचारक कहते हैं, उद्दीपन आधारित विचारक कहते हैं, और इसलिए इन्हें शास्त्रीय अनुबंधनवादी कहा जाता है। परंतु स्किनर ने आधुनिक अनुबंधनवाद का सिद्धांत दिया, और स्किनर ये कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन प्रभावी नहीं है, एस महत्वपूर्ण नहीं है, उद्दीपन की अपेक्षा अनुक्रियाएं यानी आर अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक प्रारंभ में अनुक्रिया करता है और तत्पश्चात उसे पीछे से उद्दीपन दिया जाना चाहिए। तो किसी भी क्रिया के पश्चात यदि बालक को प्रभावी उद्दीपन दिया जाए, जिससे बालक की अनुक्रिया की गति और शक्ति में वृद्धि हो जाती है और प्रभावी अधिगम और प्रभावी व्यवहार उत्पन्न होता है। और इसलिए स्किनर को आर टाइप विचारक कहते हैं, स्किनर को अनुक्रिया आधारित विचारक कहते हैं, और इसलिए स्किनर को आधुनिक अनुबंधनवादी कहते हैं। तो इसका मतलब है शास्त्रीय अनुबंधनवादी, परंपरागत अनुबंधनवादी या साहचर्यवादी थार्नडाइक और पावलोव, आधुनिक अनुबंधनवादी स्किनर। और अनुबंधनवाद, साहचर्यवाद या संयोजनवाद ये कहता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों की बॉन्डिंग होती है, दोनों मिलते हैं और इससे मनुष्य में व्यवहार का निर्माण होता है। तो ये थे अधिगम के भिन्न भिन्न संप्रदाय, अधिगम के भिन्न भिन्न उपागम। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने मनोविज्ञान के संप्रदायों में चर्चा की। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, मानवतावादी उपागम, गेस्टोल्ट सिद्धांत, संज्ञानात्मक उपागम, अंतर सांस्कृतिक उपागम और निर्मितवादी उपागम की। इसी क्रम में दो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपागम और भी है। हालांकि उन उपागमों की हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं, पर उनका भी थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर लें। और अगले उपागम में नाम आता है मनोविज्ञान का अगला सिद्धांत, अगला उपागम प्रकार्यवादी उपागम। प्रकार्यवादी उपागम फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी। जैसा कि आपको याद होगा, जब हमने पिछले कक्षाओं में मनोविज्ञान के विकास को पढ़ा और जब हमने मनोविज्ञान में चेतना के सिद्धांत को पढ़ा, तो चेतनावाद के दौरान प्रकार्यवाद और संरचनावाद की दो अवधारणाओं को हमने पढ़ा। तो आइए समझें प्रकार्यवादी उपागम फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी। और प्रकार्यवाद के जो जनक है वो है विलियम जेम्स, अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स, और मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी के प्रतिपादक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के जो अन्य समर्थक विचारक हैं उनमें नाम आता है जॉन ड्यूवी का। इसी सिद्धांत के समर्थकों में नाम आता है एंजिल और हार्वी कार। सिद्धांत के जनक विलियम जेम्स, सिद्धांत के समर्थक जॉन ड्यूवी, एंजिल और हार्वी कार। और प्रकार्यवादी सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो अमेरिका के दो विश्वविद्यालयों से हुआ, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्रकार्यवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ। प्रकार्यवादी उपागम यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार, ध्यान से सुने, प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार उसके दैहिक विज्ञान पर निर्भर करता है। दैहिक विज्ञान अर्थात
फिजिकल साइंस। इसका मतलब व्यक्ति की शारीरिक संरचना कैसी है, व्यक्ति की शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण होता है। तो मनुष्य का व्यवहार दैहिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस है। और यह दैहिक विज्ञान से हमारा अभिप्राय है मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और मनुष्य की शारीरिक संरचना। मनुष्य की शारीरिक संरचना कैसी है, मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है और मनुष्य में ज्ञानेंद्रियों का संगठन कितना उत्तम है। यह सिद्धांत यह कहता है कि उत्तम और सुदृढ़ शारीरिक संरचना संगठित ज्ञानेंद्रियों को जन्म देती है और उत्तम शारीरिक संरचना और संगठित ज्ञानेंद्रियां और तंत्रिका तंतु उत्तम और सकारात्मक व्यवहार का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को प्रकार्यवादी सिद्धांत कहते हैं। तो एक बार वापस से दोहराएं, सिद्धांत उपागम का नाम है प्रकार्यवादी उपागम, फंक्शनलिज्म अप्रोच। जनक है सिद्धांत के विलियम जेम्स, समर्थक है जॉन ड्यूवी, एंजिल, हार्विकार। और इस सिद्धांत का जन्म हुआ है अमेरिका के शिकागो और कोलंबिया विश्वविद्यालय से। यह सिद्धांत यह कहता है कि हर मनुष्य का व्यवहार दैहिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस है, जो कि उसकी ज्ञानेंद्रियों और उसकी शारीरिक संरचनाओं से निर्भर होता है, उत्पन्न होता है। तो यह था प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवाद के अंतर्गत अगला और अंतिम जो हमारा आज का उपागम है, उस उपागम का नाम है संरचनावादी उपागम, स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी या स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। तो आइए पढ़ें, जाने अंतिम उपागम जिसका नाम है संरचनावादी उपागम। आप इसे अस्तित्ववादी उपागम भी कह सकते हैं। अस्तित्ववादी उपागम, आप इसे अंतर्निरीक्षणवादी उपागम भी कह सकते हैं। अंतर्निरीक्षणवादी उपागम, अस्तित्ववादी उपागम या संरचनावादी उपागम। और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। और जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, संरचनावादी सिद्धांत के जो जनक है वो जनक है टिचनर। तो सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक में नाम आएगा टिचनर का। और इस संरचनावाद शब्द को देने वाले जो व्यक्ति है, अर्थात इस सिद्धांत के जो समर्थक है, वो है विलियम वुंट। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, विलियम वुंट वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संरचनावादी अवधारणा या संरचनावाद का सिद्धांत दिया और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का, लोकप्रिय बनाने का काम टिचनर ने किया। टिचनर ने, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, 1892 में अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से संरचनावादी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया और इसीलिए टिचनर को संरचनावाद का जनक कहते हैं। और ये जो सिद्धांत, संरचनावाद की जो अवधारणा आई, वो अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से उत्पन्न हुई। तो इस संरचनावाद का संबंध है अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से। संरचनावादी अवधारणा ये कहती है कि हर मनुष्य का व्यवहार चेतना पर निर्भर करता है और चेतना 3 तत्वों से निर्मित होती है। और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? ये 3 तत्व है प्रतिबिंब यानी दृश्य, इमेज, संवेग, इमोशन और भाव, फीलिंग्स। ये सिद्धांत ये कहता है कि हर मनुष्य में जो व्यवहार और विचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो व्यवहार चेतना से उत्पन्न होता है और चेतना 3 तत्वों से निर्मित होती है। सर्वप्रथम मनुष्य वातावरण से कोई दृश्य देखता है, कोई प्रतिबिंब देखता है। वो प्रतिबिंब कोई आकृति हो सकती है, कोई ध्वनि हो सकती है, कोई वस्तु, पदार्थ या क्रिया हो सकती है, कोई स्वाद या गंध हो सकती है। तो ज्ञानेंद्रियां सर्वप्रथम वातावरण से प्रतिबिंब अर्थात दृश्य को ग्रहण करती है। तत्पश्चात ये प्रतिबिंब ज्ञानेंद्रियों में, मस्तिष्क में समाहित होते हैं, वहां भाषा और विचार प्रक्रिया जुड़ जाती है। प्रतिबिंब के साथ जब भाषा जुड़ती है तब संवेग उत्पन्न होते हैं, अच्छा, बुरा, भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, ईर्ष्या, लालसा, स्नेह, ये सारे के सारे संवेग उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रतिबिंब के साथ भाषाएं जुड़ती है, इससे संवेगों का निर्माण होता है और संवेग और प्रतिबिंब के मिलने से मनुष्य में स्थायी विचार या स्थायी भाव उत्पन्न होता है और यही स्थायी भाव
चेतना है जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण करती है। अर्थात मनुष्य का व्यवहार उसकी चेतना पर निर्भर होता है और चेतना तीन तत्वों, तीन पदार्थों से निर्मित होती है और वो तीन पदार्थ है प्रतिबिंब, संवेग और भाव। इस सिद्धांत को कहते हैं संरचनावादी उपागम। तो एक बार वापस जल्दी से जान लें, सिद्धांत का नाम है संरचनावादी, अस्तित्ववादी, अंतर्निरीक्षणवादी सिद्धांत, स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। और सिद्धांत के जनक है टिचनर, समर्थक है विलियम वुंड और इस सिद्धांत का संबंध है अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से। और यह सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य का व्यवहार चेतना से निर्मित होता है और चेतना तीन पदार्थों से, तीन तत्वों से बनती है और इसी सिद्धांत को हमने नाम दिया संरचनावाद या अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदायों को और बहुत सारे उपागमों को जाना। ये सारे के सारे संप्रदाय और उपागम मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं का आधार है। आगामी कक्षाओं में जब हम मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे तब ये सारे के सारे संप्रदाय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अब तक हमने मनोविज्ञान को विधिवत रूप से किसी विषय के रूप में नहीं पढ़ा है, केवल और केवल मनोविज्ञान की अवधारणाओं को और मनोविज्ञान की मूल बातों को समझने और पढ़ने का प्रयास किया है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करें। वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।